नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आपसी सहमति से लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में हो रहा निराकरण, 47 खंडपीठों में हो रही सुनवाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला व सत्र न्यायाधीश RC वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों में भी प्रकरणों की सुनवाई के लिए कुल 47 खंडपीठें गठित की गई है। इनमें पीठासीन अधिकारी तथा सदस्य तैनात किए गए हैं, जिसमें जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योथर, मऊगंज एवं हनुमाना में भी लोक अदालतों का आयोजन चल रहा है। लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति, 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भू अर्जन, नगरपालिक निगम, प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा में लोक अदालत का शुभारंभ आज प्रधान न्यायाधीश RC वार्ष्णेय के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत प्रकरण निराकरण हेतु जिला एवं तहसील न्यायालयों में कुल 47 खंडपीठों का गठन किया गया था, जिसमें प्री लिटिगेशन के 999 प्रकरण में निराकरण किया गया है, जिसमें राशि का अवार्ड 14,01,40,61,702 एवं 995 लंबित प्रकरणों के निराकरण में अवार्ड राशि 4,71,92,558 का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया गया है। इस तरह से कुल 1994 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 6,12,54,260 रुपए का अवार्ड पारित किया गया है। प्रस्तुत है जिला न्यायाधीश सचिव अहमद रजा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या है, कितने मामले रखे गए हैं, क्या खंडपीठ निर्धारित? माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश अनुसार समस्त रीवा न्यायालय, तहसील न्यायालय मऊगंज, तहसील न्यायालय त्योथर, तहसील न्यायालय सिरमौर, तहसील न्यायालय हनुमाना में आज दिनांक 12 नवंबर 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 47 खंडपीठ गठित की गई हैं और प्री लिटिगेशन के 3500 मामले और लंबित 3,900 मामले रखे गए हैं। इन सभी मामलों में चेक बाउंस के मामले, फैमिली डिस्प्यूट से संबंधित मामले, जितने क्रिमिनल केसेस हैं उसके राजीनामा योग प्रकरण, सिविल प्रकरण और बिजली के मामले रखे गए हैं। सभी बिजली बिल को लेके सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं देखी जा रही है। जी। पिछले 6 साल की रिकवरी निकाली गई जो उपभोक्ता को पता भी नहीं था। इसमें कितना दखल रहता आप लोगों का कि मतलब उपभोक्ता कुछ राहत मिले? बिजली वाले इस समय में छूट दे रहे हैं। अब ये हो सकता है कि उनको जानकारी प्राप्त ना हो पाई हो, बाकी केस रजिस्टर्ड होते हैं, नोटिस जाते हैं, तो अगर नोटिस सर्व हुए होंगे उनको तो उनको जानकारी हो जाती। नोटिस हो सकता है सर्व ना हो पाए हों, इसलिए उनको जानकारी नहीं हो पाई हो, इसलिए उनको ऐसा लग रहा होगा कि 5 साल या 6 साल पुराने मामले हैं, जबकि वो वसूली के हैं। उस पर छूट भी दे रही है बिजली कंपनी। नशे में धुत युवकों से पैसा मांगने पर पान ठेला व्यापारी पर हुआ जानलेवा हमला। आपको बता दें कि रीवा मैया थाना क्षेत्र अंतर्गत दुबिया टंकी में बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने एक पान ठेला व्यापारी के ऊपर महज कुछ पैसों के लिए हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुए युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवकों ने पान ठेला व्यापारी से कुछ सामान लिया, जिसके बाद पैसा मांगने पर युवक के साथ मारपीट करने लगे। आरोपी 4 की संख्या में बताए जा रहे हैं। मारपीट में घायल दुकानदार पीयूष साहू निवासी दुबिया टंकी स्थानीय लोगों की मदद से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल युवक के पिता के द्वारा संबंधित थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। फरियादी की माने तो आरोपी दुबिया टंकी के पास के ही बताए जा रहे हैं, जो घटना के बाद से फरार हैं। उसने बताया कि जब वो पैसा मांग रहा था तो उसके लड़के की पिटाई करने लगे, जिसके बाद जब पिता के द्वारा बीच बचाव किया गया तो उसके भी पिटाई शुरू कर दी। प्रस्तुत है पीड़ित के पिता से प्राप्त जानकारी के अंश। चौराहे के बगल से तो हम तो दुकान में उस समय नहीं थे, लेकिन हमको खबर लगी कि दुकान में झगड़ा हो रहा।
तो गए तो झगड़ा को हम उसको संभाले और उसको वहाँ से उन लोगों चले भी गए, छुड़ाई छुड़ा को वहाँ के कुछ लोग भी आ गए। बाद में 4 लड़के आए और हमारे साथ भी मतलब लड़के को मारने लगे, तो हम भी बीच बचाव करे कि भाई न मारो, पकड़ा धरी के। तो हमको भी तुम्हारे हैं क्या वजह थी? वजह ये थी कि वो लोग पहले राउंड जब आए थे तो सिगरेट मांग रहे थे। सिगरेट लड़का बोला कि भैया हम बगैर पैसे के नहीं देंगे। आपको लड़का हमारा चिंता नहीं है, ना हम ही चिंते उनको, ना उनको जानते कि कौन है, कहाँ से। ये लगता है, ये मालूम है कि बंसल हैं। और उसके बाद क्या वो लोग नशे वशे में थे, शराब भी पिए हाँ, थे क्या? वो मतलब ऐसा लग रहा था कि ओरेक्स ओरेक्स सब पिए खाए। 26 से सब लोग। कहाँ चोट आई आपके बच्चे को? बच्चे के हमारे सर में आई है। और दूसरे राउंड जब वो आए हैं तो वो लोग पता नहीं क्या क्या सामान लिया, सामान तो ऊपर नहीं देख पाए, पर बच्चे को जैसे गुरमेट के चारों मारने लगे, बीच बचाव किए तो एक फैट हमारे यहाँ कान पे लगा। कितने लोग आए थे मारने? पहले 3 आए थे, बाद में 4 आए हैं। मात्र 700 रुपए के पीछे 73 वर्षीय वृद्ध महिला की गई थी हत्या। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने किया अंधी हत्या का खुलासा। आपको बता दें कि रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुड़ियारी में 73 वर्षीय वृद्ध महिला की अंधी हत्या का राज पुलिस ने खोल दिया है। वारदात में शामिल एक अपचारी बालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट के इरादे से हत्या के इस वारदात को अंजाम देना आरोपियों ने कबूला है। इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 7 नवंबर को बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़ियारी निवासी पार्वती सेन उम्र 73 वर्ष की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। वारदात का पर्दाफाश करने के लिए एसडीओपी सिरमौर नवीन तिवारी के नेतृत्व में बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा द्वारा टीम गठित की गई थी, जिसके बाद पुलिस को मुखबिर से गांव के ही एक संदिग्ध युवक के बारे में पता चला, जो घटना के बाद से फरार हो गया था और अपने रिश्तेदारी में सतना में जाकर छिपा हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने रोहित रावत नामक युवक को गिरफ्तार किया तो उसने पार्वती की हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। इसमें एक अपचारी बालक भी शामिल था। दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने रुपए व जेवरात बरामद कर लिए हैं। बताया गया कि जिस युवक ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था वह मृतका का पड़ोसी ही था। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। एक सूचना मिली थी कि एक महिला का शव एक घर में पड़ा हुआ है। तत्काल थाना प्रभारी जो भी मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, सबको लिया गया, फिंगरप्रिंट टीम को। नेक्स्ट डे हमने भी घटनास्थल विजिट किया और तत्काल इस टीम ने अच्छा काम करते हुए 2 आरोपियों को राउंड अप किया है। उसमें से एक 18 वर्ष से कम उम्र का है व्यक्ति और एक उसका साथी है। और ये आसपास के रहने वाले लड़के हैं जो इस आशा के साथ उस घर में गए थे कि उनको वहाँ से कुछ अधिक मात्रा में राशि और सामान मिलेगा, परंतु महिला गरीब थी तो अधिक सामान उनको वहाँ से नहीं मिल पाया और उन्होंने पूरी घटना हमको स्वीकार की है। घटनास्थल पर उनको ले जाया गया। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर भी बताया किस प्रकार घटना को अंजाम दिया। अकेली महिला घर में रहती थी, उनकी एक ही बिटिया थी जो शादी हो चुकी है, जो बाहर रहती है। इसका लाभ लेकर उन्होंने घर में रात को प्रवेश किया और सामान जो भी उनको चाहिए था उस क्रम में उन्होंने महिला का गला घोंटकर हत्या की, जिसकी पुष्टि पीएम रिपोर्ट में भी हो रही है। अभी हमने दोनों को राउंड अप करने के पश्चात अपनी एफएसएल टीम को भी लगा रखा है और फिंगरप्रिंट टीम भी काम कर रही है, जिससे कि मौके पर जो भी वस्तुएं थी उनसे फिंगरप्रिंट मैच करा के इसमें जो भी उनको अन्य वस्तुओं से मैच कराना है उस पर भी काम कर सकें और इन आरोपियों को एक वृद्ध महिला की हत्या करने के जुर्म में हम लोग सजा दिला सकें। इसके लिए हमारी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन को बड़ी बारीकी से कर रही है और इस टीम ने बहुत ही जल्द इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है। महिला संबंधी अपराध में तत्परता दिखाई है तो इस टीम को हमने 10,000 रुपीज़ कैश रिवार्ड देने का भी बताया है और इस प्रकार इस प्रकरण में पूरी विवेचना में एसडीओपी सिरमौर के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन संपन्न होगा, जिससे कि हम लोग प्रकरण में सजा करा सकें और ऐसे आरोपियों को एक अच्छा संदेश दे सकें कि उनके द्वारा कोई घटना करने पर कानून अपना काम करेगा। इससे पहले भी कुछ लोगों ने किया है अपराध की, पहला मामला है। जो नाबालिग है व्यक्ति उसके बारे में जानकारी एक अपराध की मिली है और जो अन्य अपराधी है उसका अपराध हम अभी चेक करवा रहे हैं अन्य थानों में, जहाँ उसकी रिश्तेदारियाँ हैं वहाँ भी चेक करा रहे हैं। कभी वहाँ जाकर कोई घटना की तो उसको ऐड करेंगे इस अपराध में। सर कैसे इन्होंने साजिश रची, कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया? इन्होंने देखा कि महिला एक निवास घर पे है जो 2 कमरे का मकान है, वहाँ अकेली रहती है, तो इन्होंने प्लान किया कि वहाँ जो भी मिलेगा हमको वो हम लेके निकल आएंगे। उस दौरान महिला क्योंकि वहाँ जाग रही थी तो इनको ऐसा आशंका थी कि ये सोते मिलेंगे तो सामान लेके आएंगे। जब उन्होंने देखा कि इस तरह का हुआ है तो फिर उन्होंने उनको घटना कारित करके अपना सामान लेके लोग
वहाँ से निकल गए। और जब पुलिस ने आसपास सर्च करना शुरू किया कि कौन व्यक्ति संदेह के दायरे में आते हैं, कौन लोग फरार हैं, तो उस दौरान ये हमारे रडार में थे। तो हम लोगों ने इनको शुरू में 24 घंटे तक बिल्कुल टच नहीं किया और उसके बाद हमारी टीमों ने तक अपनी पहुँच बनाई। अपराध व अपराधियों को जमींदोज करने मामा का बुलडोजर एक्शन मोड पर है। गुनाह से कमाई दौलत पर प्रशासन की नजर। अब तक 35 मकानों को किया गया धाराशाही। महिला अपराध एवं नशे के कारोबारियों पर पुलिस के मुखबिर तंत्र का बिछाया गया जाल। आपको बता दें कि रीवा जिले में मामा का बुलडोजर एक्शन मोड पर है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अपराध एवं अपराधियों को जमींदोज करने का ऐलान जिला प्रशासन पर काफी असर डाल चुका है। मात्र रीवा जिले में अब तक 35 गुनाहगारों के घरों को जमींदोज किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर कुछ शातिर गुनाहगारों की सूची तैयार की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा पूर्व में ही अपराधियों को ये चेतावनी दी जा चुकी है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर मुखबिर तंत्र काम कर रहा है और किसी भी कीमत पर गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग एक ऐसी सूची तैयार कर रहा है जिससे महिला अपराध एवं नशे के तस्करों को हिट लिस्ट में रखा गया है और ऐसे अपराधियों की सतत निगरानी पुलिस का मुखबिर तंत्र निरंतर कर रहा है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसमें अपराध एवं अपराधियों के संबंध में जानकारी देने वालों को इनाम की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि रीवा जिले में अब तक की कार्रवाई में कुछ ही समय के अंदर की गई कुछ ऐसी भी कार्रवाई देखने को मिली जिसमें फैसला ऑन द स्पॉट किया गया। पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा की जा रही इस तरह की कार्रवाई के बाद मुमकिन है कि अपराधियों में खौफ की स्थिति निर्मित हो चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में पुलिस एवं प्रशासन की ये कार्रवाई अपराध जगत पर कितना असर छोड़ती है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। मकान में चला गया बुलेट की संख्या क्या है? रीवा जिले में जो गंभीर अपराध के आरोपी हैं जिनमें की विशेष फोकस अभी हमारा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, महिला अपराधों के अपराधी प्लस जो एनडीपीएस के तस्कर है, गांजा कोरेक्स के तस्कर हैं, उन पर विशेष फोकस करते हुए हम लोगों ने टोटल अभी 35 ऐसे स्ट्रक्चर पर कार्रवाई की है। उसमें पहले हमारी टीम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और नगर पालिका नगर निगम से कॉन्टेक्ट करते हैं और उनके द्वारा जानकारी एकत्रित की जाती है। फिर टीम पूरी इकट्ठी होकर इस पर कार्रवाई संपन्न करती है। हमने अभी इसमें और होमवर्क भी लगातार हमारा जारी है और हमने हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आम पब्लिक से अपील की है कि वो भी हमको ऐसी जानकारियां दें जिसमें कि लोगों ने अवैध इस प्रकार के निर्माण कार्य किए हैं और जिसमें उनकी राशि जो कि गांजा कोरेक्स से उन्होंने एकत्रित किए थे वो लगी है, या कोई महिला अपराध का अपराधी है तो ऐसी कार्रवाई के द्वारा उसको सख्त संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। सर, अभी वैसे कुछ लोग हैं जिनकी सूची तैयार की जा रही है, संख्या लगभग क्या? टोटल अभी तक 35 ऐसी कार्रवाइयां हम लोग अपने जिले में कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा विशेष फोकस महिला संबंधी अपराधों में जो अपराधी हैं उन पर और कोरेक्स गांजा के अपराधियों पर। अन्य जो है उनकी सूची निकालनी। अभी हमारी लिस्ट और तैयार है जिसमें कि हमारा होमवर्क विभिन्न डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, नगर पालिका है, वो अभी जानकारी एकत्रित कर रही है। उसके पश्चात हम अगली कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। शहर को बाढ़ से बचाने का प्रयास शुरू। झिरिया नाले का चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ। आपको बता दें कि शहर में बारिश के दिनों में आने वाली बाढ़ से बचाव के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में झिरिया नाले का चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन इस चौड़ीकरण को लेकर लगातार विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही थी, जिसके बाद आज नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा निगम अमले के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पीएचई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। महापौर ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जल निकासी के लिए झिरिया नाला प्रमुख है और इसके चौड़ीकरण सहित गहरीकरण को लेकर 2 साल पहले एक टीम बनाई गई थी। टीम के द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें गहरीकरण को तो पर्याप्त पाया गया, लेकिन चौड़ीकरण कराया जाना जरूरी था जिससे शहर की जल निकासी हो सके। इसी कड़ी में पीएचई विभाग द्वारा झिरिया नाले से बिहार नदी तक चौड़ीकरण कराया जा रहा है, लेकिन विभाग द्वारा नगर निगम को इसकी पूर्व में कोई सूचना या जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। आज मौके पर पहुंचकर पीएचई और नगर निगम के अधिकारियों और इंजीनियरों की मौजूदगी में इसका निरीक्षण किया गया और झिरिया नाले के चौड़ीकरण के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में बिहार नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे झिरिया नाले में शहर का पानी आगे नहीं निकल पाता और ये घरों में भरने लगता है, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। इसका चौड़ीकरण हो जाने के बाद जल की निकासी नदी के पानी के साथ हो जाएगी,
जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पीएचई विभाग के अधिकारियों को इस बात की भी निर्देश दिए गए हैं कि आगे से वह जब भी शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य करें तो उसकी सूचना नगर निगम अमले को आवश्यक रूप से दें। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। इसको रोका गया, क्या मामला आज निरीक्षण आप किया, क्या देखा? असल में क्या है कि ये इरिगेशन के द्वारा जो बाढ़ आती थी तो ये हम लोगों ने शुरू से बहुत मतलब ये 4-5 साल से चल रहा था कि जो बाढ़ आ रही हैं उसका बाढ़ नदी के कारण आती थी, ठेक लगने के कारण। तो उसका कई बार हम लोगों ने इसको ऊपर तक लिखा और इसका सर्वे एक इरिगेशन के अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारियों की कुछ इंजीनियरों की टीम ने एक सर्वे रिपोर्ट बनाई थी। 2 साल पहले सर्वे रिपोर्ट दिया था जिसमें ये था कि जो नदी है उसकी गहराई करी जाए अब समय के अनुसार और चौड़ाई करी जाए, तो जिससे कि जो पानी है वो निकल जाए। उसी में झिरिया नाला, धिरमा नाला भी लिया गया है। तो झिरिया नाला में गहराई तो नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही गहरा है। इसके बगल बगल जो सरकारी ज़मीनें हैं उसकी मट्टी हटाकर वहाँ पर टोबाल बनाया जाएगा। मोहल्ले के लोगों को ये शंका थी कि इसको गहरा करेंगे तो उल्टा पानी यहाँ आने लगेगा, इसलिए इसका काम बार बार रुकवाया गया। और अब इरिगेशन के और नगर निगम के हमारे निर्माण के अधिकारी यहाँ सब मौजूद हैं, उनकी सब देख रेख में ये सब तय हो गया है कि जो काम है अब इस ढंग से चलेगा जिससे आगे आने वाली समस्याएं ना हो और बरसात में इसके कारण जो ठेक लगता है पानी का वो न लगे, आना जाए कि बाढ़ से निजात मिल सके, बाढ़ से निजात मिल जाए। ये प्रयास लगातार जारी है। इसी संदर्भ में अभी हमारी नाला गैंग 2 महीने से लगातार उन नालाओं को साफ करवाया हमने शहर के अंदर जहां पर कि 10-10 साल 15-15 साल से नाला साफ नहीं थे। महाजन टोला का हो गया, आपके वार्ड नंबर 9 का हो गया, पुलिया ही चौक थी। तो ऐसे नालाओं को लेट के सफाई कामगारों ने उसकी पुलिया को साफ किया है। तो ये क्या होता है कि जब थोड़ी सी पानी बरसता है तो उसी के कारण घरों में पानी घुसने लगता है। तो हमारा यह है कि घरों में जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था रहे। उसी संदर्भ में जब ये सर्वे टीम बनी थी बाढ़ के बाद, उस बाढ़ के सर्वे टीम का जो ये आया था उस पर ये कार्य हो रहा है। नगर निगम क्षेत्र में काम करने से पहले नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य है, जैसे कि अभी स्थिति बन गई थी। तो क्या आपको सूचित किया गया था पहले कि हम काम कर रहे हैं? नहीं सूचना दिया, इसीलिए काम बंद हो गया। अब ये इन्होंने सूचना दिया और इनको बता दिया गया है कि अब नगर निगम क्षेत्र में जहाँ आप काम करें हमको पहले सूचित करें तो हमारे संबंधित अधिकारी जाकर देख लें, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो सारी जवाबदेही नगर निगम की हो जाती है। तो इसीलिए इस जोन के जो हमारे सहायक यंत्री हैं, एसके गर्ग जी हैं, आपके अमरीश सिंह, सुखेंद्र चतुर्वेदी जो टाइम कीपर हैं, तो ये सब लोग आकर इसका निरीक्षण कर लिए हैं। मनोज तिवारी इरिगेशन की हैं, इनको बोल दिया गया कि अब नगर निगम क्षेत्र में जहां आप काम करेंगे तो आप हमें सूचित करेंगे। राजस्व टीम गठित कर जमीन का सीमांकन कराने पीड़ित ने लगाई गुहार। अनावेदक को लाभ पहुंचाने की नियत से निर्माणाधीन नाला का स्थान परिवर्तन करने की जांच कर उचित स्थान से नाला निर्मित कराए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि पीड़ित माधव प्रसाद कुशवाहा निवासी वार्ड नंबर 38 रानी तालाब द्वारा आरोप लगाया गया है कि रानी तालाब फिल्टर हाउस के उत्तर दिशा में नाला का निर्माण नगर निगम के ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है। जो नाला का उत्तरी दिशा में 42 फीट चौड़ी भूमि उपलब्ध है, किंतु 20 फीट भूमि को छोड़कर नाला निर्माण करके आम रास्ता बाधित किया जा रहा है। जो भूमि 20 फीट छोड़ी जा रही है उस भूमि के किनारे से नाला निर्माण किया जाना न्यायोचित है, जिसमें आम रास्ता प्रभावित न हो। इस दौरान नगर निगम के ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्य को पीड़ित के द्वारा गलत बताया गया है। उसने कलेक्टर से एवं नगर निगम आयुक्त से मांग की है कि इसका सीमांकन कराकर इसमें सही कार्रवाई की जाए। पीड़ित ने अपील की है कि मौका मुआयना कर निर्माणाधीन नाले को किनारे से नक्शा तरमीम व सीमांकन के अनुसार निर्माण करवाया जाना न्यायोचित है। सीमांकन के जो पत्थर गड़े थे वह पत्थर अनावेदक के द्वारा उखाड़कर फेंक दिया गया है। प्रस्तुत है पीड़ित माधव प्रसाद कुशवाहा से प्राप्त जानकारी के अंश। आपका नाम? माधव प्रसाद कुशवाहा। माधव प्रसाद कुशवाहा, आखिर आपको क्या समस्या है? मेरी समस्या यहाँ है कि आज ये 20 साल से मेरी रास्ता मेरे ही परिवार के लोग, जो 3 एकड़ ज़मीन थी, 2 एकड़ 98 डिसमिल थी, हमको सबसे पीछे मिली थी ज़मीन। ये रास्ता यहाँ से 20 साल से बंद करे हैं भीमसेन, गंगा दीन वगैरह। और वही अभी जो नाला बना तो ठेकेदार से मिलकर
नाला को बीच रास्ते में कर दिया। जब हमने पटवारी से नपाया, RI पटवारी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ पत्थर यहाँ से 40 फीट की जगह निकाली गई। 40 फीट की जगह में से पूरा उन्होंने ठेकेदार से मिलकर पूरी ज़मीन को कब्जा करके नाला बीच रास्ता से कर दिया, जिसको हमको आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने कलेक्टर साहब को यहाँ दिया, नगर निगम को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, ऑनलाइन दिया। आखिर हम बताइए करें क्या। जब आपने कलेक्टर साहब को दिया तो आपको आदेश में क्या उन्होंने आदेश आश्वासन में दिया? जांच के लिए मिला। जांच में पूरी रिपोर्ट भी धरी हुई है। पूरी रिपोर्ट में उसमें लिखा हुआ है कि अतिक्रमण फला आदमी किए हुए हैं। पूरा अतिक्रमण कौन आदमी आपकी ज़मीन में कब्जा किए हैं? भीमसेन, गंगादीन वगैरह, ये तीनों लोगों ने किया है। इन्हीं के ही अपने लड़कों के नाम से करवा लिया। जो ये मकान अभी दिखाई दे रहा है, नापिक के बाद ये मकान बनाया गया है। पत्थरगरी के बाद पत्थर उखाड़ दिया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के सामने पत्थर गाड़ा गया था, जो ये पत्थर पूरा उखाड़ दिया गया है। अब आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं श्रीमान से जमीन को पूरी तरह से नपीट करवाए के बाद जिसकी ज़मीन जहाँ तक आए उतनी देने के बाद रास्ता खोली जाए। इस रास्ते से कितने लोग प्रभावित होते हैं? अरे हमारा पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है। हमारी रोजी रोटी यही है। अब आप कहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हम हैं? कहीं नहीं जा रहे। आज 20 साल से मेरा रास्ता बंद किए हुए हैं। तो आपका पूरा खाना पीने की रास्ता सब बंद हो चुके हैं। मजबूरी है मेरी साहब, क्या करें। जा नहीं पा रहे। डंडा लाठी चलाने के लिए तैयार, अवैध रूप से गाली गलौज भी करने के लिए तैयार है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।